मुस्काए, यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिराओं कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, बरसात का मौसम है और बरसात लगातार जारी है, और बरसात के मौसम में पशु पक्षी के भीग जाने से वे बीमार पड़ रहे हैं। इससे हमारे पशुपालकों को, किसान भाइयों को और मुर्गी पालकों को काफ़ी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए आज हम आपको मुर्गी, बकरी और भेड़ के बरसात में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं और उसके बचाव के बारे में जानकारी करवाने जा रहे हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमती नंदिनी कुमारी जी, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में पशु प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक है। डॉक्टर नंदिनी कुमारी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नंदिनी कुमारी जी, आप देख रही हैं किस तरह का बरसात हो रहा है, और ऐसा बरसात तो पूरे झारखंड वासियों ने कभी नहीं देखा था। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस बरसात के मौसम में बकरी, भेड़, मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां या रोग क्यों होते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही मूलभूत सवाल पूछा और बहुत सही सवाल पूछा है। बरसात के मौसम में क्योंकि आर्द्रता और नमी अधिक होती है, बरसात के मौसम में जो तापमान टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, उस वजह से भी परेशानी होती है। पानियों का ठहराव होने की वजह से मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, जो कि वेक्टर्स का काम करते हैं बहुत सारी बीमारियों के लिए। उसके अलावा जल जमाव और ठहराव से भी बहुत ज़्यादा बीमारियों का ट्रांसमिशन होता है। उसके अलावा जैसा मैंने बोला, आर्द्रता और नमी की वजह से क्या हो जाता है, जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो वो बहुत सारे बीमारियों के, बैक्टीरियल, वायरल, सभी तरह के इन्फेक्शंस के ट्रांसमिशन या प्रोपगेशन में ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब ये हुआ कि बरसात के मौसम शुरू होते ही, अब बरसात लगातार जारी है, इससे बैक्टीरिया, मच्छर और बहुत तरह की जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती हैं, और ये इसका सीधा असर पशु पक्षियों पर पड़ता है और वे बीमार पड़ जाती हैं। और बीमार पड़ने से जो उसका उत्पादन हमारे किसान भाइयों को, पशुपालकों को, मुर्गी पालकों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है और इससे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब डॉक्टर नंदिनी कुमारी जी, आप हमारे किसान भाई बहनों को यह बताएं कि फुट रॉट यानी पैर का सड़ना बिल्कुल क्या होता है और ये कैसे फैलता है? जी, फुट रॉट जो है ये बहुत सारे माने ये जो है आप देखेंगे अक्सर भेड़ और बकरियों की आम समस्या है बरसात में। फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम या फिर डाइकेलोबैक्टर नोडोसिस और अन्य ये जीवाणुजनित जो रोग है, इसमें क्या होता है, खुर और तलवे के बीच में सड़ाव उत्पन्न हो जाता है, खुर सड़ जाता है, गलकर अलग हो जाता है, बीच की दीवार गल जाती है, घाव हो जाता है, चलने में जानवर को दिक्कत होती है, वह इस वजह से ग्रेजिंग नहीं करता है, और उसको चूंकि वो ग्रेजिंग नहीं कर रहा है तो उसका चलना फिरना बंद हो रहा है, उससे तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है। और इसका मुख्य कारण इसका भी बरसात में यह इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कहीं मान लीजिए पानी का जल जमाव है, कहीं पे कीचड़ है, गंदगी है, इन सब जगहों पर गंदगी और कीचड़ में यह बहुत ज़्यादा फैलता है। जहाँ तक प्रबंधन की बात है, अगर आप देखें कि ऐसा हो गया है तो अगर आप पहले तो साफ सफाई आप एम्बियंस का, परिसर का रखें, जल जमाव कहीं ना होने दें। अगर आप देख रहे हैं कि कहीं किसी बकरी या भेड़ में फुट रॉट की समस्या आपको दिख रही है तो उसे पृथक कर दें, अलग कर दें, क्योंकि यह संक्रमण का कारण बन सकता है स्वस्थ पशुओं में। उसके खुर को केमिकल ब्लू विट्रियोल से साफ करें। उसके अलावे
टॉपिकल ऑइंटमेंट का प्रयोग भी इसमें बहुत लाभकारी होता है। उसको पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा सुना होगा जी, जी। किसान भाई बहन, ये बहुत आसानी से मिलने वाला दवा है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि इसे घर पर लाकर रख लें। घर में आदमियों के लिए, जानवरों के लिए भी थोड़ा सा जो स्किन का कभी कभी रैशेस होता है, कभी कुछ चोट लग जाता है, हाँ, उसमें बहुत लगाने बहुत का काम कारगर आता है है। ये जी। तो उससे आप इससे वॉश कर सकते हैं उनके खुर को, पोटाश से वॉश करते हैं, और जैसा मैंने बोला ब्लू विट्रियोल से फुट बाथ भी इसमें हेल्प होता है। फिर उसको टॉपिकल ऑइंटमेंट लगाएं, उसके बाद पशु चिकित्सक के सलाह से उसको अगर ज़रूरत पड़े तो उसको एंटीबायोटिक भी दें, और ज़रूर उसको जो भी सिम्टोमेटिक थेरेपी हो उसको वेटनेरियन को कंसल्ट करके ज़रूर देना ये बात चाहिए। तो बिल्कुल सही है डॉक्टर नंदिनी कुमारी जी, जी क्योंकि लगातार बरसात होने से पशु जहाँ उठते बैठते हैं, जी वो गोबर से, गोमूत्र से, या जो भी पशु वहाँ बंधे हुए हैं उससे वो गीला होता है, बिल्कुल जो उसे वहाँ सूखापन मिलना चाहिए, बैठने के लिए आराम मिलना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि पैर, खूड़, जिसका गंदगी में रहने से, कीचड़ में रहने से, गोबर में रहने से इस तरह की बीमारियाँ जी बढ़ती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब डॉक्टर नंदिनी कुमारी जी, आप ये बताइए कि पीपीआर जी रोग क्या होता है और यह किस प्रजाति में ज़्यादा घातक होता है? जी पीपीआर पेस्ट एस्पेटिस रूमिनेंट मॉर्बिली वायरस की वजह से होता है। यह गोट और शीप यानी भेड़ बकरी में ज़्यादा होता है। इसका प्रकोप बकरियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। यद्यपि हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह सिर्फ बरसात के से ही तक ही सीमित है, यह साल में कभी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन चूंकि जैसा मैंने कहा, बरसात के आगमन से कई तरह के इन्फेक्शियस डिजीजेस का ट्रांसमिशन फास्ट और ज़्यादा होता है, इसी तरह से बरसात के पहले अगर पीपीआर का टीकाकरण करा दिया जाए, जो पीपीआर का टीकाकरण उपलब्ध होता है आसानी से, उसे सबकट अगर हम लोग दे सबक्यूटेनियस, जैसे बचपन में उसको एक बार हमने 3 महीने की उम्र में दिया, फिर उसको सालाना अगर देते हैं, 3 साल तक ऐसे पीपीआर का इम्यूनिटी रहता है एक बार वैक्सीनेशन देने अच्छा, पर। अच्छा। जी मैंने उसका असर होता है। जी बिल्कुल। तो अगर उसका नियमित टीकाकरण होता है तो उस कंडीशन में पीपीआर का प्रकोप झेलने को नहीं मिलता है। लेकिन ये कब होता है ना, जैसे हम बाहर से खरीद कर बकरियां लेकर आए हैं और हमें वो आश्वासित कर रहा है कि इसमें पीपीआर का टीकाकरण करवाया हुआ है, लेकिन ऐसा कई बार होता है, कई बार नहीं, या फिर हमने उसे समय से टीकाकरण नहीं कराया। तो अगर बरसात के पहले हम सुनिश्चित कर लें कि हमने टीकाकरण करवा लिया है तो फिर परेशानी नहीं होगी 2-3 साल में एक बार। लेकिन वरना अगर नहीं होता तो ये एक से आप इसे प्लेग कहा जाता है, गोट प्लेग। तो आप समझ सकते हैं कि पीपीआर में कितनी परेशानी होती होगी। इसके मुख्य लक्षण होते हैं ना कि उसे सर्दी यानी कि नेजल डिस्चार्ज होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसके बहुत ट्रबल्ड होते हैं, सांस लेने में दिक्कत होगी, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। और उसके साथ डाइजेस्टिव ऑर्गन भी अफेक्टेड होता है। ये रेट्रोफेरेंजियल ऑर्गन में इसका प्रेडिलेक्शन साइट होता है इस वायरस का, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन श्वास के ऑर्गन है, जैसा आपने बोला श्वास लेने में, और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव ऑर्गन को भी ये इफेक्ट करता है। और एंटराइटिस, न्यूमो एंटराइटिस इसमें मुख्यतः देखने को मिलते हैं, और उस वजह से क्या होता है, पेट खराब यानी दस्त। तो आप समझिए एक साथ उसका रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों ऑर्गन ट्रबल्ड है, तो उसके जो, और तेज बुखार भी होता है क्योंकि ये वायरल है, तो और इसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। यही सबसे बड़ा खतरा है। जी, कह सकते हैं कि मैं अपने तजुर्बे के आधार पर भी ये कह सकती हूँ, और ये मैं अपने किसान भाइयों को कहूंगी कि अगर आप बकरी और भेड़ को, खासकर बकरियों को पीपीआर से बचा लेते हैं तो आप बहुत हद तक अपने बकरी और भेड़ को मतलब सुरक्षित कर लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। होने के बाद तुरंत अगर आपको लगे कि पीपीआर के लक्षण हैं, जैसे पेट खराब है, सर्दी है, बुखार है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घर घर की आवाज़ आ रही है, या इन तीनों में से 2 लक्षण भी हैं, आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने वैक्सीनेशन करवाया है कि नहीं। आप तुरंत संपर्क करके उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, क्योंकि इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। डॉक्टर मैडम जी, बकरी और भेड़ जी, हमारे किसान भाइयों के आय का एक बहुत बड़ा साधन है, बिल्कुल, और इसको बोलते हैं चलता फिरता बैंक। बहुत बढ़िया जी। और जी, आप यदि छोटे पैमाने पर बकरी पालन कर रहे हैं, भेड़ पालन कर रहे हैं, या बड़े पैमाने पर बकरी पालन कर रहे हैं, जी, ये एक ऐसा चीज़ है कि जब भी आपको घर में किसी कारण से पैसा घटे तो आप इसे तुरंत आप अपने कंधे पर बो करके बाजार जाके, बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा, रास्ते में बिक जाएगा। जी, जी, इस तरह से जो आपको आर्थिक परेशानी है जी, वो इससे दूर हो सकती है। जी, अब डॉक्टर नंदिनी कुमारी जी, आप हमारे किसान भाइयों को यह बताएं कि निमोनिया भेड़ बकरियों में कैसे होता है? जी।
निमोनिया जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ये श्वास में होने वाली जितनी परेशानी होती है, रेस्पिरेटरी ट्रबल और होते साथ हैं। साथ इसको कैसे बचाया जाए इसे? हाँ बिल्कुल, बरसात में इसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए ये है कि एक तो है कि जब हम अपने जानवरों को रखते हैं तो कई बार हम कई इंपॉर्टेंट मुद्दों को, टॉपिक्स को, इश्यूज को मिस कर जाते हैं कि जिस घर में हमने भेड़ और बकरी को रखा है क्या वह हवादार है, क्या उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन है, क्या हमने ज़रूरत से ज़्यादा जानवरों को एक रूम में तो नहीं रख लिया है, यानी सबसे ओवर बड़ी बात यही क्राउडिंग तो है। नहीं जी, है। जी, जी। बिल्कुल, तो इस तरह के जब भी होगा तो सिर्फ जानवरों में ही नहीं, हमारे अगर घर में अपने भी बच्चे, अगर उनको वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, सही से खुला हुआ रूम नहीं है, या ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे एक रूम में रखे हुए हैं तो उस, या लोग हैं एक रूम में, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि श्वास की बीमारियां, निमोनिया आम है। निमोनिया बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, कई कारणों से हो सकता है। निमोनिया के लिए उपाय यही है, जैसा मैंने बोला, साफ सफाई बरता जाए, वातावरण और पर्यावरण साफ सुथरा रखा जाए, खुली हवा में बकरी और भेड़ों को ग्रेजिंग के अवसर मिले, जल जमाव कहीं ना हो। अगर कहीं किसी भी जानवर में, भेड़ या बकरी में लक्षण दिखे निमोनिया में, तो जैसा कि आप समझते हैं कि वो थ्रू एयर ट्रांसमिशन होगा, उसको अलग कर देना चाहिए और उसकी दवाई लक्षण अनुरूप वेटनेरियन को बुलाकर जरूर इस सुनिश्चित तरह से करनी ये चाहिए। उसके बीमारी से बचाव किया जा सकता है। जी बिल्कुल क्योंकि कोई भी बीमारी हो उसे हल्के में नहीं लेना है जी और तुरंत अपने नजदीक के पशु चिकित्सक को जी बुलाकर उसकी जांच करानी चाहिए। जी क्योंकि बिल्कुल देखिए, एक बकरी या भेड़ की कीमत यदि आप सुनेंगी, जानती भी होंगी, 5,000 से 10,000 रुपये आजकल हो गया है। हर चीज़, ये जो मुर्गी हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो, सब महंगे होते जा रहे हैं। बल्कि 12 से 13,000 तक आप जानते होंगे, जिसको खस्सी बोलते हैं, खस्सी बोलते हैं, castrated, जी, जिसको जी। कि मीट के लिए सेल करते हैं, हाँ, हाँ। उसमें उतने तक भी और उससे हाँ, ज्यादा बिल्कुल भी होगा, मिलता होगा। है क्योंकि वो। और ये मैं बात कर रही हूँ ब्लैक बंगाल की, हाँ, बाहर के ब्लैक- नस्लों की जी। तो और ज्यादा जी, कीमत है। एंटेरोटॉक्सिसमिया जी किस रोग को कहा जाता है और कब होता है? इससे बचाव के उपाय बताएं। जी, आपको पता है इसको एंटेरोटॉक्सीमिया को ओवर ईटिंग डिजीज कहते हैं, ज्यादा खाने वाली बीमारी। अच्छा। ये तो खैर मैंने यूं ही कहा थोड़ा सा लाइट करने के लिए बात को, लेकिन किसान भाई बहनों, होता ये है कि जब भी हम लोग अचानक से उसका खान पान को चेंज करते हैं, उसको अचानक हाई क्वांटिटी में अगर उसको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, डाइट कार्ब रिच डाइट मिल रहा है, जैसे अनाज, मक्का, जौ, उसको हम नहीं देते थे, अचानक देने लगे। या जब बरसात पड़ता है तो इसको इससे कैसे कोरिलेट करते हैं ना, जब फ्लश ग्रीन ग्रास हो, उसमें वो लेग्यूमिनस यानी दलहन वाले घास वो ज़्यादा खा ले, इन सभी में क्या होता है, चूंकि कार्ब रिच डाइट ज़्यादा होता है, एंटेरोटॉक्सीमिया अचानक फ्लेयर अप करता है। एंटेरोटॉक्सीमिया क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप सी एंड डी के टॉक्सिन से होता है। एंटेरोटॉक्सीमिया, खुशी की बात यह है कि एंटेरोटॉक्सीमिया का वैक्सीन उपलब्ध है और काफ़ी कारगर है। अच्छा जी, और इसीलिए अगर एंटेरोटॉक्सीमिया का हम सालाना वैक्सीनेशन साल में एक बार करवा देते हैं तो हम निश्चिंत रह सकते हैं कि साल में कभी भी इससे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा, खुशी की बात है कि इसके वैक्सीन उपलब्ध है। चिंता की बात यह है कि एंटेरोटॉक्सीमिया में आपको बहुत समय नहीं मिलेगा। इसमें अचानक पेट दर्द होना, कभी कभी उसको दस्त होना, कभी कभी कब्ज होना और मृत्यु अचानक से ही देखने को मिलती है, और कभी कभी दस्त में ब्लड भी आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय एंटेरोटॉक्सीमिया नहीं देता है। तो इसीलिए साल में एक बार वैक्सीनेशन करवा के हमें निश्चिंत रहना चाहिए। एक बात तो बिल्कुल आपने सही कहा कि साल में एक बार टीकाकरण तो अवश्य करा लेना चाहिए। जी, जो जिसका डोज है उस हिसाब से जरूर, जिससे कि हद तक किसी भी तरह की बीमारी का नियंत्रण किया जा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह से यदि लापरवाही किया, टीकाकरण नहीं कराया, तो अचानक कोई भी बीमारी हो सकती है। और जैसा आपने बताया कि इस तरह की जो बीमारियां हैं उससे मृत्यु दर भी काफ़ी बढ़ जाती हैं और किसान भाइयों को जी नुकसान होता जी, जैसे पीपीआर में मैंने बोला PPR मृत्यु में दर जैसा आपने बहुत बताया। अधिक है। जी, जी, जी। जी अब डॉक्टर नंदनी कुमारी जी, आप हमारे किसान भाइयों, मुर्गी पालकों, पशुपालकों को ये बताइए कि घाव में कीड़ा पड़ना क्या है और इसका बचाव कैसे किया जाए? जी, ये मियासिस भी कहते हैं इसको, इसमें कई टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं। इसमें मैगॉट यानी कीड़े जो होते हैं, आप देखिएगा इसमें उजले उजले, कई बार देखिएगा कि आप जानवरों के कान में, घाव में, इन सब जगहों पर जैसे अचानक से उजले उजले कीड़े चल रहे हैं एकदम और किलबिलाते रहते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या होता है ना कि जो
खासकर बारिश में नमी आर्द्रता जब मिलती है, या फिर हमारे जैसे कान के पास, नाभि के पास, उन सब जगहों पर क्या होता है ना कि बहुत टेंडेंसी होती है गाय, बकरी और भेड़ में या घाव में खासकर कि कीड़े बन जाते, जैसे मैगॉट जो होते हैं उसके इन्फेक्शन, उस वजह से क्या होता है वो बहुत उसको खुजलाएगा, उसको काफ़ी परेशानी होती है। और यह जब बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि वो ऑफ फिट हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, परेशान रहेगा, आपको समझ। तो इस सब केसेस के लिए ऐसा करना चाहिए कि जब भी आप उसको, अपने जानवरों का आप खुद से देखिए, अगर हमारे शरीर पर कहीं कोई कीड़ा हो या घाव हो तो हमें कितनी तकलीफ होगी, उसी तरह से हमें उन्हें भी देखना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि मियासिस या मैगॉट इन्फेस्टेशन या कहीं पे घाव पे या कान पे, ऐसे ही कान पे भी, नाभि के पास कहीं उजले कीड़े चल रहे हैं, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जा करके उन्हें उचित उपचार से ठीक करवाना चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि किसी के घाव में कीड़ा पड़ जाए और वो उसमें कलवलाए और उसको काटता है, उसका खून चूसता है और उसके घाव को बढ़ाता है, इसलिए इसका नियंत्रण करना तो बहुत जरूरी है। कौन सी दवाइयों से इसको धोना चाहिए या देना चाहिए? देखिए, इसके लिए आप इसको डिसइंफेक्टेंट, ये एंटीबायोटिक लोशन जो होता है वो आपको मिलता है, टॉपिकल एंटीबायोटिक, उससे आप अगर उसको वॉश करते हैं तो उसमें आपको बहुत फायदा होता है। उसके बाद आप उसको एंटीबायोटिक सोल्यूशन या आयोडीनिक सोल्यूशन से, सोल्यूशन उसको लगा सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वाले सोल्यूशन विद आयोडीन जो होते हैं, ऑइंटमेंट, वो बहुत कारगर होते हैं। इस बाबत में आपको एक बात बताना चाहूंगी, जैसे ईयर टैगिंग होता है ना, तो कान में ना हम लोग जनरली टैगिंग डालते हैं कान में, नंबरिंग के लिए वो होता है। कई बार मैंने, एक किसान मेरे पास आए थे, मैंने उनका देखा कि उनका कान में उन्होंने डाला टैग, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो कान थोड़ा सा खिंच गया होगा या जानवर एक दूसरे से लड़ने के क्रम में जी, और वो खिंचने के बाद वो छोटा सा जो वो चीरा था वो घाव बन गया, और उसके बाद उसमें बहुत सारे उजले कीड़े लग गए थे, और उनको वो जानवर जो है बहुत दुबला हो गया, समझ ही नहीं आया। मैंने तुरंत उनको रेफर किया, वो सर्जरी में ले गए, और वहां से उस जख्म को काटकर फिर उसके बाद उसमें वही ऑइंटमेंट वगैरह, और उसको साथ साथ लगाने वाले ऑइंटमेंट के साथ साथ उसको एक पेरेंट्रल इंजेक्शन भी देना जरूरी होता है ताकि जल्दी ठीक हो। डॉक्टर मैडम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को यह बताएं कि कॉक्सिडियोसिस मुर्गी के बच्चों में और चूजों में ज़्यादा क्यों होता है? जी, क्योंकि जो छोटे होते हैं ना, जैसे चूजे हुए, मुर्गी के बच्चे या फिर बकरी के बच्चे, बच्चों में क्या होता है ना, दो चीज़ें होती हैं। वीनिंग होता है, खासकर जैसे मुर्गी बकरी की बात करें, उसको अचानक आहार चेंज होता है, दूध से अचानक उसको डाइट में शिफ्ट किया, या स्ट्रेस हुआ क्योंकि वो वीनिंग किया, या फिर बच्चे हैं, छोटे हैं, तो इम्यूनिटी उनकी कम होती है जनरली। इन सभी कारणों से यह देखा गया है कि जो कॉक्सीडिया है, जो कि ईमेरिया प्रोटोजोआ के से होता है, इसमें चूजों में और बकरी के बच्चों में यह ज़्यादा इसका प्रकोप देखने को मिलता है, जिसमें कि दस्त वगैरह, ये सब भी, दस्त वगैरह जो मुख्य लक्षण होते हैं उसके वही होते हैं कि कंटिन्यूअस डायरिया होगा। आप समझिए, जहाँ कंटिन्यूअस डायरिया होती है, इसीलिए डेथ यानी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप जी। और अगर मुझसे कहें तो मैं यही कहूँगी कि इसमें कॉक्सीडियोसिस में 2-3 दवाएं मैं बताना चाहूँगी किसान भाई बहनों को, यद्यपि मैं कतई नहीं कहूँगी कि बिना पशु चिकित्सक की सलाह के उसका उपयोग करें। आप सलाह जरूर ले लें जी, बिल्कुल ले लें। जैसे मोनिनसिन है, सेलिनोमाइसिन है, सल्फाडिमिडिन है, इन सभी ग्रुप के दवाएं जो होते हैं ये बहुत अच्छे कारगर होते हैं कॉक्सीडियोसिस में, और आप दवा ज़रूर कराएं। और जिनको कॉक्सीडियोसिस हो गया है, चाहे वो मुर्गी के बच्चे या बकरी के बच्चे या भेड़ के बच्चे, उनको स्वस्थ से हटाएं, दूर रखें, मल मूत्र जो उनका है साफ करके अलग रखें, मरे हुए जानवर को अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें। मेरे कहने का मतलब है कि इसको अगर आप चाहते हैं कि यह स्वास्थ्य में ना फैले तो उसका भी आपको पूरा केयर करना पड़ेगा, वरना जो मुर्गियों में भी खासकर फार्म का फार्म साफ हो जाता है कॉक्सीडियोसिस। डॉक्टर मैडम, अब आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि फाउल कॉलरा क्या होता है और ये बरसात में ज़्यादा क्यों फैलता है? जी, ये नाम आप सुने होंगे, जैसे कॉलरा हमारे ह्यूमन में भी बड़ा ये मतलब भयावह होता था, उसी तरह से फाउल मतलब मुर्गियों में, कॉलरा मतलब मुर्गियों का कॉलरा। फाउल कॉलरा पास्टोरेला मल्टोसिडा से होता है। ये फाउल कॉलरा जो होता है, इसमें भी डायरिया जो सिम्टम होता है वो दस्त होता है। हाँ, ग्रीन कलर दस्त हो सकता है, येलोइश टू ग्रीन, और ये दस्त में उसकी वजह से, और उसके साथ साथ कलगी यानी कोम्ब और वैटल ब्लू कलर के हो जाते हैं मुर्गियों के। और
इसमें डेथ मोर्टालिटी रेट बहुत हाई होती है, मृत्यु दर, बिल्कुल मृत्यु दर बहुत हाई होती है। और इसीलिए इसमें जो टीकाकरण होता है मुर्गियों का एक प्रत्येक स्टेज पर, जैसे चाहे रानीखेत है, चाहे वो फाउल कॉलरा है, चाहे वो आईबीडी है, इन सभी का सुनिश्चित किया हुआ समय होता है। उस समय पर अगर आप टीकाकरण देंगे ना तो काफ़ी हद तक फाउल कॉलरा के प्रकोप को बचा सकते हैं। वरना ये देखिए, जितना ही मुर्गी जो होता है, आप जानते हैं कि मुर्गी से मुनाफा बहुत होता है, लागत कम है, लेकिन मुर्गियों में मृत्यु दर भी उतनी ही होती है, सेंसिटिव भी वो उतने ही ज़्यादा बीमारियों के होते हैं। जी जी। मुर्गियों में फफूंदी रोग के बारे में बताइए, कैसे होता है, इसका रोकथाम कैसे किया जाए? जी, थोड़ा सा इसमें मैं सुधारूंगी। जैसे फफूंदी रोग, आपने अगर आप इजाजत दें तो मैं मुर्गी नहीं बल्कि बाकी जानवरों को भी इसमें कंसिडर करूंगी। बताइए जी। जो ये फफूंदी जो है ना, एस्परजिलोसिस ग्रुप से होता है ज्यादातर। ये फफूंदी जैसे बरसात में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि आपको पता है बरसात में नमी अधिक होती है। हमने जो दाना रखा है देने के लिए जानवरों को, आप देखेंगे घर में ऐसे भी ना, जैसे खासकर ग्रामीण इलाकों में देखेंगे कोने वगैरह में काले कलर के फंगस वगैरह, तो ये जो नमी होता है या जल जमाव होता है बरसात में, ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा कि फंगस का काफी प्रकोप होता है। अगर मान लीजिए आपने सही से दाना को, चारा को सही से आपने दाना को खास कर नहीं रखा है, तो दाना में खास पर एस्परजिलोसिस होने का चांस, उसके थ्रू ही क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, मुर्गियों में या चूजों में या फिर बकरियों में, इन सभी में फैलता है। और इसमें इसका जो होता है, इसका इफेक्ट आपको ओवरऑल बहुत सारे वाइटल ऑर्गन में देखने को मिलता है। मोर्टालिटी रेट में भी इसमें बहुत हाई है। बल्कि पता करते पड़ते कि क्या यह एस्परजिलोसिस से हुई है, फंगल टॉक्सिन है इसके पीछे, क्या प्रॉब्लम है, ये सोचते सोचते तब तक बहुत ज्यादा जानवरों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए दाना वगैरह को खासकर जब आप रखें तो उसको आप ऐसी जगह पर रखें ताकि उसमें फफूंदी या फंगस का इन्फेस्टेशन ना हो। डॉक्टर मैडम, अभी आपने कई तरह की बीमारियों के बारे में बताया जो मुर्गियों के लिए, बकरियों के लिए काफ़ी खतरनाक है जी। और अब आप रानीखेत के लक्षण के बारे में बताएं और इसके रोकथाम के बारे में बताएं, या टीकाकरण कैसे किया जाए इसके बारे में बताएं जी। जैसे मैंने बकरियों में कहा ना पीपीआर, उसी तरह से मुर्गियों में रानीखेत बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है। न्यूकैसल डिजीज भी इसको हम लोग कहते हैं। पैरामिक्सोविरिडीज से, एवियन पैरामिक्सोविरिडीज से होने वाला यह बीमारी जो है कि विषाणु जनित है और इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आप सोचिए कि 3 तरह के आपको अफेक्ट देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी डैमेज, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज, डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज, साथ में नर्वाइन सिस्टम को डैमेज। मतलब उसको सर्दी के भी सिम्टम रहेंगे, उसको पेट खराब के भी सिम्टम रहेंगे, सांस की भी दिक्कत, बिल्कुल, और साथ में चक्कर आना, टर्न करना, गर्दन को टर्न करना, गिर जाना, इस तरह के नर्वाइन सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। और इसका भी वैक्सीनेशन होता है, उपलब्ध है। तो मुर्गियों में एक पूरी तालिका होती है जो कि विस्तृत तालिका होती है, जिसको फॉलो करके जो चार्ट होता है उसका, रानीखेत का भी जैसे वैक्सीनेशन F1 लसोटा उपलब्ध है जो काफ़ी हद तक इसको इम्यूनिटी देने में काफ़ी कारगर होता है। तो अगर समय से इसका वैक्सीनेशन करवा दिया गया तो बहुत हद तक राहत मिले। अच्छा, अब आप ये बताइए कि बरसात के मौसम में आंतरिक या बाह्य कृमि रोग किस तरह से फैलता है? जी, ये बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है कई बार। मतलब जैसे हम इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जहाँ बड़े फार्म है वहाँ मैंने देखा है कि जैसे बकरी है, भेड़ है, ये कृमि जो है ना बहुत परेशान करता है। रह कर डायरिया होगा, आप सोचेंगे क्या हो रहा है, आप उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, आप उसको फ्लूइड थेरापी दे रहे हैं। आप किसान की असमंजस सोचिए स्थिति कि वह 5,000 या 6,000 या 12,000 की बकरी में वो कितना दवा लगा सकता है। सही बात। क्योंकि वह तो उसको घर के सिस्टम में थोड़े से पैसे पर पाल रहा है ताकि कम खर्च में ज्यादा मुनाफा हो सके। तो अगर डीवॉर्मिंग कृमिनाशक दवा जो है अगर हम 3-3 महीने पर ऐसे भी देते रहते हैं, किसान भाई बहन से मैं यही कहना चाहूंगी कि जिनके पास कम सामर्थ्य है, कम से कम वो 4 से 6 महीने में तो एक बार जरूर ही कृमिनाशक दवा दे दे, वरना आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उससे कई तरह की आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जो हेलमिन्स होते हैं बरसात में ज्यादा परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि उनके चाहे लार्वा हुए चाहे ऊसिस्ट हुए, वो लार्वा देखिए घास वगैरह पे जो नए घास होते हैं ना, उनमें भींगे नमी वाले घास में वो आराम से उस पर बैठते हैं और उसके थ्रू जानवरों में चले जाते हैं। ऊसिस्ट भी होते हैं, वो भी, मतलब हेलमिंथ ओवरऑल उसका जो साइकिल होता है काफी इजी हो जाता है बरसात में और इसका प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि अगर आप बहुत ज्यादा ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट नहीं करा सकते हैं तो स्टूल टेस्ट से अच्छा है कि आप नहीं कराने का, अगर आप
आपको सामर्थ्य हो तो आप जरूर करवाकर, इसको हम लोग स्ट्रैटेजिक डिवॉर्मिंग कहते हैं, आजकल यह ज्यादा चल रहा है कि जैसा टेस्ट उस हिसाब का आप उसको कृमिनाशक दवा दें। लेकिन अगर उतना आपका सामर्थ्य नहीं है तो मैं अपने किसान भाई बहनों को फेनबेंडाजोल जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम कृमिनाशक के बारे में बताना चाहूंगी, जिससे 3 महीने में या 4 महीने में एक बार खाली पेट में डीवॉर्मिंग अपने जानवरों का जरूर करा दें। ये नाम इसलिए मैंने बोला क्योंकि कंपैरेटिवली फेनबेंडाजोल बाकी बीमारियों के, बाकी दवाइयों के कंपैरिजन में कृमिनाशक दवा के रूप में काफी सेफ है और इसका असर भी काफी अच्छा होता है। डॉक्टर मैडम, अब आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं, क्योंकि पूरे बीमारियों का जड़ गंदगी है, गीलापन है। यदि आप उसके सेट को, उसके गीलापन को, नमी को ठीक रखेंगी तो ये सब जो बीमारियां हैं उसके नज़दीक भी नहीं फटकेंगी। तो अब आप ये बताइए कि पशु शेड में गीलापन, नमी इत्यादि से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, आपने बहुत बड़ी बात कही। हाइजीन यानी साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जड़ एक तरह से मैं कहना चाहूंगी, इसके साथ साथ एक और है, 70% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड इफ न्यूट्रिशन इज करेक्ट कहा जाता है। किसान भाई बहनों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर भोजन सही है तो आपने 70% अपना होमवर्क कर लिया। तो इसीलिए सबसे पहला यह है कि आप उसको सही संतुलित आहार दें और साथ में मिनरल मिक्सचर दें। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और प्रत्येक मौसम में, बरसात में भी उसके प्रकोप को झेलने के लिए वह तैयार रहेगा, पहला। दूसरा, जैसा कि आपने कहा, साफ सफाई बहुत जरूरी है, जल जमाव ना होने दें। आप देखें कि आपके फार्म में निकासी की सही व्यवस्था है कि नहीं। घर में भी अगर आप रख रहे हैं, बैकयार्ड सिस्टम में अगर आप 1-2 जानवर को जैसे घर पे रख रहे हैं अपने साथ ही, अलग से आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो भी आप देखिए आपके अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, जानवरों के लिए भी ड्रेनेज सिस्टम सही हो, वेंटिलेशन सही हो, साफ सफाई सही हो, बीमार जानवरों को स्वस्थ जानवरों से अलग रखें, इत्यादि। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि बरसात के मौसम में बकरी, भेड़ और मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां या रोग होते हैं और उसके बचाव के उपाय के बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर नंदिनी कुमारी जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को बरसात के मौसम में मुर्गियों, बकरियों, भेड़ में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।